हेलो स्टूडेंट्स, हम आज से बीकॉम, बीबीए, बीसीए इनके लिए एक चैप्टर है जो कॉमन है तीनों क्लासेस में, मैट्रिसेस का चैप्टर है। हम आज से वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले एक बार मैट्रिक्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे हैं तो मैट्रिक्स होती क्या है, कुछ बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m rows, each row consisting of n numbers is called an m cross n matrix and is read as m by n matrix or m matrix of order m by n और matrix of type m by n। तो हमारे पास देखो होता क्या है, एक बार मैं पेन पेपर के साथ समझा देती हूँ। देखो, अब हमने क्या किया, एम एन नंबर्स ले लिए। ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सबको पता ही है कि कहाँ से आए हैं, कैसे होते हैं। अब इन एम एन नंबर्स को हमने किस फॉर्म में अरेंज कर दिया, एम रोज की फॉर्म में और एन कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इस सिस्टम से जब हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं तो उसी सिस्टम को या उस अरेंजमेंट को ही हमने क्या नाम दे दिया है, मैट्रिक्स का। तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, वो अरेंजमेंट क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स में हमेशा क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, नॉर्मल सी बात है, ये पता ही है वैसे सबको। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, रो को, और वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, कॉलम को। ठीक है, एक दो एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ कि मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से दिखाई देती है। जैसे हमने क्या किया, नंबर्स ले लिए कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हमारे पास क्या है, 9 नंबर्स हैं। इन 9 नंबर्स को हमने 3 रोज और 3 कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 2 3, ये क्या है, रोज को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो ये वर्टिकल वाली लाइंस हैं ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके अंदर हमने 9 नंबर्स को अरेंज किया हुआ है 3 रोज और 3 कॉलम्स की फॉर्म में। और हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 बोल देते हैं हम, या 3 बाय 3, कि ये मैट्रिक्स 3 बाय 3 की है या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कैसे होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ये लिखे हैं हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हर एक नंबर क्या है, एलिमेंट है मैट्रिक्स का, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो नंबर भी हमने इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा है वो हर एक नंबर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, अब नोटेशन पे आ जाते हैं कि नोटेशन क्या रहती है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ज़्यादातर हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल से। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स थी, इसको आप बोल सकते हो दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए बी सी, इस तरह से हम किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। और हमारे पास जनरल नोटेशन क्या रहती है, मान लो ए मैट्रिक्स है, उसको और जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए आई जे, और हम जनरल ऑर्डर क्या लेके चल रहे हैं, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी और इसको मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए कि A इज इक्वल्स टू ए आई जे, मान लो 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3, इसको प्रॉपर कैसे हर एक एलिमेंट ए आई की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम।
देखो हॉरिजॉन्टल वाली मैंने बोला था रोज को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसमें जो आपका फर्स्ट वाला सफिक्स है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 रोज हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये कॉलम को कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू 1, हमें पता हॉरिजॉन्टल वाली रो होती हैं, आई इज इक्वल्स टू 2, और कहाँ तक जा सकते हैं हम, आई इज इक्वल्स टू 3 तक। ठीक है, ऐसे ही जो वर्टिकल वाले होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, तो हम लिख देंगे जे हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 3। अब जनरल फॉर्म लिखी कैसे जाएगी, ये फर्स्ट रो है ना, तो लिखेंगे A1 A1 A1। ये सेकंड रो है A2 A2 A2। ये थर्ड रो है A3 A3 A3। रो का काम हो गया। अब ये कॉलम है, ये पूरा फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट वाला सफिक्स हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला कॉलम को। ये पूरा फर्स्ट कॉलम का को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड वाले में हमारा सेकंड सफिक्स क्या आ जाएगा, 1 1 1। ये पूरा सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 2 2 2। ये पूरा थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 3 3 3। ठीक है, तो बिल्कुल जनरल फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी, ये पता होनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन इस फॉर्म पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, और फाइनल अगर एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए आपके पास, तो ये आई जे के सिर्फ ये आपको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इस फॉर्म में मैट्रिक्स इसलिए लिख के दिखाया है, अदरवाइज फाइनल एग्जाम में ये आई जे के आप नहीं लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स बी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए, और वो उसके लिए क्या आ जाएगा, बी आई जे आ जाएगा। कितने क्रॉस कितने की, मान लो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स। ठीक है, ये आई हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाला ये नंबर हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को। तो कितनी रोज हैं, 2 हैं रोज, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। रो के लिए हम आई लेके चल रहे हैं, तो आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2। कॉलम कितने हैं, 3, तो जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 3। ये पूरी फर्स्ट रो बनेगी हमारे पास, तो B1 B1 B1। ये पूरी सेकंड रो बनेगी B2 B2 B2। ये पूरा फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 1 1, सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 2 2, थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है पूरा तो 3 3। तो ये बन गया हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जनरल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है ऑर्डर, हो गया हमारे पास, जनरल फॉर्म हो गई है। अब हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब रेक्टेंगल में हमारे पास क्या आता है, अगर हम ड्रॉ करके देखें, इस तरह का होता है रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की साइड सेम होती है। ये दोनों साइड तो सेम नहीं होती ना। और अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में मेरे पास क्या होता है, ये एक तरह से मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगल में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स में भी क्या कनेक्शन निकल जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जब हमारे पास, तो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं लिखूं ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये कितने ऑर्डर की है, कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल कितनी है 2 और वर्टिकल कितनी है 3 लाइंस। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, 2 रोज हैं जिसमें 3 कॉलम्स है, 2 और 3 आपस में इक्वल तो नहीं है, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है तो मैट्रिक्स हमारी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ नंबर की बात हो रही है, एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही कि 2 रोज हैं 3 कॉलम है 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, फोकस किस पे किया हुआ है, रो पे। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं। मतलब मेन कंडीशन क्या लग गया कि रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी है, रो मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4,
एक ही रो दिखाई दे रही है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल कितनी है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 4, एक ही रो है तो इसलिए मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ 1 2 3, इसमें कितनी रो है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं एक ही, ये 3 क्रॉस 1 की बन जाएगी, लेकिन ये रो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि रो एक से ज़्यादा आ गई है ना। मैट्रिक्स वही रो मैट्रिक्स बनेगी जिसमें एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, अगर रो मैट्रिक्स पता चल गई है तो कॉलम मैट्रिक्स का भी रिलेशन निकाल सकते हो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी जा सकती हैं, कॉलम एक होना चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स लिखी थी, ये कैसी थी कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है ना इसके अंदर, रोज तो 3 है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रोज जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जैसे स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, उसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और ये रो को, इक्वल है आपस में, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस चीज का ध्यान रखना है, नंबर की बात हो रही है, ये नहीं लिखना कि रोज इज इक्वल्स टू कॉलम, नंबर की बात हो रही है। एलिमेंट अलग हो सकते हैं, बस जैसे 3 रोज हैं तो कॉलम भी 3 ही होने चाहिए, 4 रोज हैं तो कॉलम भी 4 होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 4, कितनी रोज हैं इसके अंदर 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 2 या 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी रोज हैं इसके अंदर 2 और कॉलम कितने हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, अनइक्वल है ये आपस में, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी किसी भी मैट्रिक्स को, वो है हमारे पास सबसे पहले तो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती, सबसे पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। अब अगर डायगोनल एलिमेंट पता होंगे तभी नॉन डायगोनल एलिमेंट पता होंगे। देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अब इसमें कितनी रोज हैं कितनी कॉलम है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब इसमें जो ये वाले एलिमेंट होते हैं हमारे, मतलब जिसमें अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, ए आई जे अगर कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो ए आई आई पोजीशन वाले, जिसमें सफिक्स सेम होता है, तो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हो गए, तो इनको छोड़ के जो बच गए ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ये सारे कैसे हैं नॉन डायगोनल। डायगोनल को जो छोड़ दिया तो जो बच गए वो हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। वो सारे के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल अगर हैं तो मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल है। अब यहाँ पे क्या 0 के इक्वल है, 2 है 3 है 6 है 4 3 2 है, 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं 1 0 0 7, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये 1 और 7। नॉन डायगोनल कौन से हैं, ये दोनों, दोनों किसके इक्वल हैं 0 के इक्वल हैं, और मैट्रिक्स कैसी है स्क्वायर और 2 क्रॉस 2 की है, तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स।
अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी मैट्रिक्स को। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को कैसा होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, एंड थर्ड क्या है प्रॉपर्टी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल और सेम। ये तीन कंडीशन जो भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर देगी वो कैसी बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा, एक अगर मैं एग्जांपल लिखती हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 8। अब डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, हाँ हैं। अब क्या डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हैं आपस में, नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 आ गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर एक और एग्जांपल लिखूं 1 0 0 0 3 0, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं है तो आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, आप एक और एग्जांपल देखते हैं 2 0 1 2। डायगोनल एलिमेंट ये है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, मैट्रिक्स भी स्क्वायर है। क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, नहीं। ये वाला एलिमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट एक नॉन जीरो रह गया ना, हमें तो जीरो चाहिए थे सारे, तो इसलिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनेगी। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है, ठीक है। बस जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है, डायगोनल एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। ऐसे स्केलर में क्या है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे जीरो हो या कुछ और भी क्यों ना हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, उसको भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, दूसरा ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, और तीसरा ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1। वहां पे स्केलर में हमने क्या बोला, सिर्फ इक्वल होने चाहिए, किसी भी नंबर के इक्वल जा सकते हैं, 2 3 4 0 1 2। लेकिन यूनिट में क्या बोल दिया कि 1 के इक्वल ही होने चाहिए, 1 के अलावा किसी और के इक्वल चले गए तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। 1 0 0 1 कैसी है, यूनिट मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैसी है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट और जनरलाइज होता है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज diagonal matrix but every diagonal matrix need not be scalar matrix, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बनेगी ही बनेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं 1 0 0 2, कैसी है, डायगोनल तो है लेकिन क्या स्केलर है, नहीं है। डायगोनल बन जाएगी ये, लेकिन ये स्केलर नहीं बनेगी। और स्केलर देख लो, मान लो ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ है, जरूर है, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स बनेगी बनेगी, ठीक है। और हमारे पास क्या है टाइप्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स। अभी तक की ऊपर वाली मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स को सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, लेकिन जीरो मैट्रिक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक है, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो।
मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल हैं वो मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना भी हो सकता है मैट्रिक्स का। अगर आप लिखते हो 0 0 0, कितने क्रॉस कितने की है, 1 क्रॉस 3 की है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी। स्केयर होने की कोई ऐसी यहाँ पे कंडीशन नहीं है। आप लिखोगे दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल नाम से ही जैसे हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई कि ऐसी मैट्रिक्स जिनको आप कंपेयर कर सकते हो। अब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों आपकी कंपेरेबल तभी होंगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक दो मैट्रिसेस को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस में पहले क्या होना पड़ेगा, मैट्रिसेस को कंपेरेबल होना पड़ेगा। ठीक है। ए और बी मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी, पहले तो वो कंपेरेबल होंगी, मतलब सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। शुड बी सेम। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और बी है हमारे पास 1 2 4 5। क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। बेशक ये वाले एलिमेंट्स आपस में इक्वल जा रहे हैं लेकिन ऑर्डर ही सेम नहीं है, मतलब ये कंपेरेबल ही नहीं है। जब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते तो इक्वालिटी की तो बात ही नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, मतलब ये लिख दूँ मैट्रिक्स 1 2 4 5 और बी को ले लूँ मैं 1 2 4 6, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ऑर्डर तो सेम है, ये एलिमेंट सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मीनिंग होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है। ये वाला एलिमेंट इस वाली सेम पोजीशन पे है लेकिन ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट आ गए हैं। इन एलिमेंट की वजह से दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल जाने चाहिए और ऑर्डर भी सेम जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। एक छोटा सा एग्जांपल और करवा देती हूँ। अगर आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए, मान लो हमारे पास है AIJ दे दिया जाए इस फॉर्म में I + 2J होल स्क्वायर बाय 2 और हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। मैट्रिक्स है A। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? सबसे पहला काम होगा हमारा, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स बनानी है हमें। 2 क्रॉस 3 की है, मतलब रोज कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 3 हैं। ठीक है। अब रोज 2 हैं तो हमारे पास क्या करेंगे, I = 1 I = 2, मतलब A1 और एक मिनट यहाँ लिख देते हैं A = दिस 2 क्रॉस 3, मतलब I कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 और I 2 ले सकते हो। कॉलम 3 है तो J = 1 J = 2 J = 3। वही जनरल फॉर्म बना रहे हैं हम। A1 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 फर्स्ट रो थी, सेकेंड रो है तो A2 A2 A2। अब ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 1, सेकेंड कॉलम है 2 2, थर्ड कॉलम है तो 3 3। पहले जनरल फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इसकी हेल्प से हमने इन सब की वैल्यू निकालनी है। पहले मान लो A11 की निकालनी है। हमें वैल्यू क्या दे रखी है, AIJ = दिस, हमें निकालनी है 1 1 की। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, I की जगह 1 पुट कर रहे हैं और J की जगह भी 1 पुट कर रहे हैं। तो A11 क्या बन जाएगा, I को 1 पुट कर दो, J को भी 1 पुट कर दो। 1 + 2 × 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा 9/2। ऐसे ही A1 2 बनाना है, फिर से कंपेयर करो। I की जगह क्या लिख रहे हैं हम 1 और J की जगह 2 लिख रहे हैं।
तो i को 1 और j को 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2, 25/2। ऐसे ही A13 निकालना है तो i को 1 और j को 3 पुट कर रहे हैं हम, i को 1 और j को 3 पुट कर दो, 1 + 2 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2, क्या बनेगा 49/2। ऐसे ही A21 निकालना है तो i की जगह 2 लिख रहे हैं, j की जगह 1 लिख रहे हैं, तो 2 + 2 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2, 16/2 आ जाएगा। ये क्या बनेगा 8। और A22 निकालना है तो i को 2 j को 2, ये फर्स्ट वाला i और सेकंड वाला j, 2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2, क्या बन जाएगा 36/2 मतलब 18। और A23 निकालना है तो i की जगह 2, j की जगह 3, तो क्या आ जाएगा 2 + 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2, क्या बन जाएगा 64/2, 32। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनको उनकी जगह पे वापस रख दो, तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A11 कितना निकाला हमने 9/2, A12 कितना निकाला 25/2, A13 कितना निकाला 49/2, A21 निकाला 8, A22 निकाला 18, A23 निकाला 32। ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।